गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम डॉट नेट कंपोनेंट CLR के स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को हमारे जो डॉट नेट कंपोनेंट के कोर लैंग्वेज कंपोनेंट और अदर मॉड्यूल्स के बारे में बताया था और CLR के वर्जन्स के बारे में भी बताया था। इस लेक्चर में हम CLR कंपोनेंट के वर्जन, उनके स्ट्रक्चर और हमारा जो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास CLR के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल्स हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपडेशन हुआ है डॉट नेट फ्रेमवर्क का, तो उसी तरीके से हमारे CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के भी हमारे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं जिनको उन्होंने टाइम टू टाइम अपडेट किया है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो हमारे पास डॉट नेट CLR वर्जन्स हैं जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, मैंने एक टेबल शो किया है। इस टेबल में हमारे पास CLRs के वर्जन हैं जो कि डॉट नेट के वर्जन के साथ चेंज होते गए हैं, अपडेट होते गए हैं, जिनसे कि हमारी जो एग्जीक्यूशन की परफॉर्मेंस है वो और बेटर हो सके। तो जब डॉट नेट वर्जन 1.0 था तो CLR वर्जन भी 1.0 था, और जब डॉट नेट वर्जन जिस तरीके से अपडेट होता गया, हमारा CLR का वर्जन भी उसी तरीके से यहाँ पर अपडेट होता गया। तो ये अपडेशन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो भी चेंजेस या जो भी मॉडिफिकेशंस उन वर्जन्स में हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली ही हमारा CLR भी जो है उन मॉडिफिकेशन और चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके और हमें बेटर परफॉर्मेंस दे सके। अब हम देखते हैं कि हमारे CLR का, हमारे डॉट नेट CLR का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो अब इन स्ट्रक्चर में जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो CLR के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमें एग्जीक्यूशन टाइम में, मतलब हमारे को एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जब क्रिएट होता है तो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिनके थ्रू हमारा एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है इसका बेसिक क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट्स, देन थ्रेड सपोर्ट, CMO मार्शलर, टाइप चेकर, एक्सेप्शन मैनेजर, सिक्योरिटी इंजन, डिबग इंजन, IL280 कंपाइलर, कोड मैनेजर, गार्बेज कलेक्टर और देन क्लास लोडर। तो हम ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम देखते हैं बेसिक क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट। तो बेसिक क्लास लाइब्रेरी सपोर्ट जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज़ हैं उन क्लासेस की, जिन क्लास का यूज़ करके हम वो फीचर्स और वो प्रॉपर्टीज़ और वो कैरेक्टरिस्टिक अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि हम अगर कोई भी फंक्शन या मॉड्यूल या प्री डिफाइंड वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमारे लाइब्रेरीज़ में दी गई होती हैं। तो ये क्लास लाइब्रेरी हमें वही सपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं डॉट नेट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। It is a class library that provides the support of classes to the .NET applications. नेक्स्ट है आपका थ्रेड सपोर्ट। तो थ्रेड सपोर्ट हमारे पास, हमने कि जैसे देखा था कि हम PLINQ का यूज़ करते हैं, मतलब पैरेलल लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी का यूज़ करते हैं। इट मीन्स हम पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जब पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, इसका ये मतलब है हम एक समय में एक से ज़्यादा टास्क या एक से ज़्यादा सब टास्क का यूज़ कर रहे हैं एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। पैरेलल का मीनिंग होता है कि एक टास्क को वो सब टास्क में डिवाइड करता है और फिर उनको मर्ज करता है। तो थ्रेड सपोर्ट, यहाँ पर थ्रेड का मतलब है टास्क से, मतलब एक टास्क को करने के लिए उसने उसे मल्टीपल टास्क में पहले डिवाइड किया है और सारे टास्क के काम जब हो जाते हैं तो उन्हें वन टास्क में फिर से कन्वर्ट करता है।
तो इस तरीके का काम जो है मतलब थ्रेड सपोर्ट का, यहाँ पर थ्रेड जो है वो हमारे टास्क से रिलेटेड है। तो ये हमारे इसी को पैरेलल एग्जीक्यूशन कहा जाता है। जो टेक्निक मैंने आपको अभी बताई इसी को पैरेलल एग्जीक्यूशन कहा जाता है। पैरेलल एग्जीक्यूशन में हम मल्टीपल टास्क क्रिएट करते हैं और मल्टीपल टास्क को फिर से कंबाइन किया जाता है वन टास्क में। पहले वो वन टास्क में ही जनरेट होता है, देन वो मल्टीपल टास्क में डिवाइड होता है और सारे जो सब टास्क हैं वो अपना अपना काम करके अगेन उसे वन टास्क में कन्वर्ट करते हैं। तो यही पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है जिसमें एक से ज़्यादा टास्क हमारे परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस टाइप का जो सपोर्ट है वो हमें CLR में हमें कौन प्रोवाइड करता है, थ्रेड सपोर्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट है आपका कॉम मार्शलर। इट प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉम ऑब्जेक्ट एंड द एप्लीकेशंस। हमारे जो कॉम ऑब्जेक्ट है, जो कमांड ऑब्जेक्ट है, कॉम ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पर कमांड ऑब्जेक्ट। तो हम जो कमांड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो कमांड ऑब्जेक्ट हैं और जो हमारा एप्लीकेशन है उनके बीच में कम्युनिकेशन बना के रखने का काम कॉम मार्शलर करता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा टाइप चेकर। तो टाइप चेकर इट्स check the type used in the application and verify that they match to the standards provided by the CLR। तो जो भी टाइप हमने यूज़ किया है, टाइप मतलब जिस टाइप का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं या जो क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेशंस है वो यूज्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनको वेरीफाई करने का काम कौन करता है, टाइप चेकर करता है। नेक्स्ट है हमारा कोड मैनेजर। इस कोड मैनेजर से ही नाम में से ही समझ में आ रहा है, इट मैनेजेस द कोड एट द एग्जीक्यूशन रन टाइम। हमारे कोड को मैनेज करेगा। नेक्स्ट है आपका गार्बेज कलेक्टर। इट रिलीज द अनयूज्ड मेमोरी एंड एलोकेट टू द न्यू एप्लीकेशन। हमारे मेमोरी को रिलीज करने का, जो अनयूज्ड मेमोरी है उनको रिलीज करने का, जो गार्बेजेस वैल्यूज़ हैं उनको मैनेज करने का काम जो है वो हमारा गार्बेज कलेक्टर करता है। नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलर। इट हैंडल द एक्सेप्शंस एट द रन टाइम टू अवॉइड द एप्लीकेशन फेलियर। यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलर का मतलब है कोई भी इंटरप्शन अगर एग्जीक्यूशन के समय आ रहा है तो उसको हैंडल करना, उसको नोटिफाई करना, उसको सॉल्व करने का काम जो है वो एक्सेप्शन हैंडलर करता है। और लास्ट है आपका क्लास लोडर। तो क्लास लोडर जो है वो हमारे जितने भी हम जो भी मतलब जो भी क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं, हम जो भी अपने प्रोग्राम में जो कोड हमने लिखा है, जो प्रोग्राम कोड हमने दिया है जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उसमें जो भी क्लासेस यूज़ हुई हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को लोड करने का काम, उनके फीचर्स को लोड करने का काम, अप्लाई करने का काम क्लास लोडर करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कंपोनेंट का, हमारे .NET कंपोनेंट का, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे 4 .NET कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स CLR, FCL और आपका कोड लैंग्वेज और अदर मॉड्यूल्स, जिसमें से हमने अभी CLR को डिस्कस किया, डीप में डिस्कस किया है। मैंने आप लोगों को पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू दिया था। अब नेक्स्ट हम अपना जो FCL कंपोनेंट है हमारे .NET का, जिसका फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कोड लैंग्वेजेस को और अदर मॉड्यूल्स को मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझाया है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज है ये कौन कौन से फीचर्स और क्या फैसिलिटीज़ हमको .NET एप्लीकेशंस में प्रोवाइड करता है। तो .NET framework class library is the collection of the classes, namespaces, interfaces and the value types that are used for .NET applications। मतलब जो भी क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी इंटरफेस या प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको जो हमको यूज़ करना है, तो वो सारी लाइब्रेरीज हमको मिल रही है। कहाँ से मिल रही है वो क्लास लाइब्रेरीज? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी से। मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स, फंक्शंस और बहुत सारे वैल्यूज़ हमारे पास पहले से अवेलेबल्स हैं।
तो उनको अपने प्रोग्राम में हम किस तरीके से अटैच करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम जो उनकी क्लास लाइब्रेरीज हैं, जो हेडर फाइल्स हैं, उनको पहले हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर डॉटनेट एप्लीकेशंस की जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, क्लास लाइब्रेरीज हैं, जो इंटरफेसेस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो नेम स्पेसेस हैं, उनको अपने कोड में इंक्लूड करेंगे। प्रोग्राम कोड लिखते समय उन्हें अपने कोड में रिटर्न करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ताकि हम उनके फीचर्स और उनके फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकें। तो वही हमको वही सारी क्लास लाइब्रेरी सब देखनी है कि हमारे पास कौन कौन सी क्लास लाइब्रेरीज़ हैं और उन सारी क्लास लाइब्रेरीज़ का अपना क्या एक पर्टिकुलर वर्क है। तो सबसे पहली क्लास लाइब्रेरीज, इट कंटेन्स द 1000 ऑफ क्लासेस एंड सपोर्ट द फॉलोइंग फंक्शन। हर क्लास का अपना अपना कोई ना कोई बेसिक फंक्शन है और उस क्लासेस के फंक्शंस को हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम को डॉटनेट एप्लीकेशंस की जो फीचर्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम डॉटनेट एपीआईज़ को अपने दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मर्ज अप करके उनके फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी वो बेसिक फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज है जिनका यूज़ हम करेंगे। तो सबसे पहला है बेस एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्लास लाइब्रेरीज, सपोर्ट्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास लाइब्रेरीज, इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेशंस के लिए हमारे पास बहुत सारी क्लासेस और लाइब्रेरीज होंगी। कम्युनिकेशन विद द अंडरलाइन सिस्टम, कम्युनिकेशन करने के लिए भी होंगी। एक्सेस टू द डाटा, जब हम डाटाबेस सिस्टम का यूज़ करेंगे, मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जब हम कोई भी डाटा एक्सेस करेंगे बाय द एप्लीकेशन, तो उसके लिए जो एक्सेस लाइब्रेरीज होंगी उनको भी हमको यूज़ करना है। एबिलिटी टू क्रिएट विंडो बेस्ड GUI एप्लीकेशंस, इनके लिए भी हमारे पास सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हैं, फाइल्स हैं, क्लासेस हैं। एबिलिटी टू क्रिएट द वेब क्लाइंट एंड द सर्वर एप्लीकेशंस, जब हम वेब क्लाइंट या सर्वर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमारे पास लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज क्लास अवेलेबल्स हैं। सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग द वेब सर्विसेज, ये सब हमारे क्लासेस के टाइप्स हैं जो हमको अलग अलग पर्पस के हिसाब से हमारे लिए डिज़ाइन की गई हैं, बनाई गई हैं। यही है हमारी बेसिक .NET APIs एप्लीकेशन क्लास लाइब्रेरीज, जिनको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, तब जाकर हम उन सारे फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। हमने इसके पहले अभी CLR देखा है, तो CLR में भी हमने जो भी कंपोनेंट देखे हैं उन सबको भी, उन सारे कंपोनेंट्स को भी जो उसकी बेसिक मीनिंग्स हैं और जो बेसिक फीचर्स हैं वो इन्हीं लाइब्रेरीज़ के थ्रू मिलेंगी। वो हमारा हार्डवेयर पोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा हार्डवेयर पोर्शन का काम है और ये हमारा एप्लीकेशन पोर्शन का काम है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन जब क्रिएट होता है तब जाकर हमारा एक पर्टिकुलर सिस्टम काम कर पाता है। तो हमें उन सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, सपोर्टिंग लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, जिनके थ्रू हम दोनों के बीच में एक बैलेंस कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकें। तो उसी तरीके से जब हम डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे तो हम अपने डॉटनेट फ्रेमवर्क को किसी न किसी लैंग्वेज के साथ यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉटनेट फ्रेमवर्क को बहुत सारे लैंग्वेजेस के साथ यूज़ किया जाता है, VB के साथ यूज़ किया जाता है, जावा के साथ यूज़ किया जाता है, C# के साथ यूज़ किया जाता है, ASP के साथ यूज़ किया जाता है। तो हर एक लैंग्वेज के साथ जब इन डॉटनेट APIs को यूज़ किया जाता है तो इन डॉटनेट API मतलब एप्लीकेशन का जो फीचर है वो इन्हीं बेसिक क्लास लाइब्रेरीज़ के थ्रू हम यूज़ कर पाते हैं। तो हमारे पास ऐसी कौन कौन सी बेसिक क्लास लाइब्रेरीज़ हैं उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हुआ है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज अवेलेबल्स हैं, जिसमें से पहली क्लास लाइब्रेरीज हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज नेम स्पेस। ये क्लास लाइब्रेरी का हमारा टाइप है।
Following are the commonly used namespace that contain useful classes and interface and defined in the framework class libraries, जिसमें पहला क्लास लाइब्रेरी है। नेम स्पेस मतलब हमारे उस क्लास लाइब्रेरी के नाम को हम यहाँ पर नेम स्पेसेस कह रहे हैं, से डिनोट कर रहे हैं। तो पहला नेम स्पेस क्लास लाइब्रेरी फाइल है हमारे पास सिस्टम, और वो क्या काम करता है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इट इंक्लूड ऑल कॉमन डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग वैल्यूज, एरे एंड मेथड्स फॉर डेटा कन्वर्जन। तो जब हम सिस्टम क्लास लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम को लिखते समय, जब हम डॉटनेट एप्लीकेशन के साथ के डॉटनेट फ्रेमवर्क के सिस्टम क्लास लाइब्रेरी का जब हम यूज़ करेंगे, तो हमें जब हम सिस्टम का यूज़ करेंगे तो हमें जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो होगी डेटा टाइप्स की, स्ट्रिंग वैल्यूज़ की, एरेज की और मेथड्स फॉर डेटा कन्वर्जन। मेथड्स का मतलब है यहाँ पर फंक्शन से, फंक्शन हम जानते हैं सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो डेटा कन्वर्जन के जो भी प्री डिफाइंड मेथड्स है, फंक्शन है, उनको हम सिस्टम क्लास लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टम डाटा, सिस्टम डॉट डाटा, सिस्टम डॉट डाटा डॉट कॉमन और सिस्टम डॉट डाटा डॉट OLEDB। तो ये हमारे क्लासेस लाइब्रेरी का नाम है, और इन सब लाइब्रेरीज के बीच में जो डॉट लगा है, इन लाइब्रेरीज के बीच में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। तो ये जो डॉट लगा हुआ है ये बताता है कि इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। डाटा हमारे किसी डाटा फाइल का ऑब्जेक्ट है और सिस्टम हमारी सिस्टम लाइब्रेरी फाइल का ऑब्जेक्ट है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी नाम, जगह या किसी भी व्यक्ति या पर्सन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे डाटास का एक क्लास बना हुआ है, उसका एक ग्रुप क्रिएट हुआ है। उस क्लासेस में उसके बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड हैं, तो उनके फीचर्स को हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, जब भी हम क्लास का यूज़ करेंगे तो क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके जितने भी फंक्शंस हैं, उनके जितने भी फीचर्स हैं, उनको हम उन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम एक क्लास है, डाटा भी एक क्लास है, और इन दोनों के फीचर्स को डाटा और सिस्टम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके यूज़ किया जा रहा है, और उसके लिए दोनों के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है, और वो है यहाँ पर डॉट। हम जब भी क्लास मेथड का यूज़ करेंगे, क्लासेस का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, जिसमें से जो पहला वर्ड है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा जो वर्ड होता है या जो डॉट के बाद का जो नाम होता है, डॉट के बाद हमेशा उस क्लास का नाम होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिस्टम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो सेकंड डॉट के बाद जो लिखा है वो हमारा क्लास नेम है। तो हम यहाँ पर सिस्टम ऑब्जेक्ट को यूज़ करके डाटास की उस क्लास की जितने भी फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर सिस्टम डॉट डाटा डॉट कॉमन, और उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम डॉट डाटा डॉट OLEDB। तो ये सब हमारे जो हैं क्लासेस हैं, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट, उस क्लासेस के फीचर को यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। अब ये क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? दिस आर यूज्ड टू एक्सेस अ database, perform command on a database and retrieve the database।
तो ये जो सिस्टम्स लाइब्रेरीज़ हैं, ये जो हमारे क्लास लाइब्रेरीज़ हैं, ये पर्टिकुलरली हमें डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म, हमारे डाटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमारी मदद करती है। और भी हमारी लाइब्रेरीज़ हैं, ये इसी का पार्ट है। सिस्टम एसक्यूएल डाटा डॉट एसक्यूएल सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल टाइप्स। तो ये सब जो हैं ये हमारी डाटाबेस से रिलेटेड जो क्लास लाइब्रेरीज़ हैं उनका यूज़ हम डाटाबेस को से कमांड लिखने में, डाटाबेस से कमांड के थ्रू डाटा को रिट्राइव करने के लिए जब हम डाटाबेस लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे तब हम डाटाबेस से कोई भी डेटा एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डॉट नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डॉट आईओ, सिस्टम डॉट डायरेक्टरी सर्विस, सिस्टम डॉट आईओ डॉट आइसोलेटेड स्टोरेज। तो ये क्लास लाइब्रेरी, जैसे आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमारी मदद करेगी। तो दीज आर यूज टू एक्सेस द रीड एंड राइट फाइल्स। रीड का मतलब है आपका इनपुट करना और राइट का मतलब यहाँ पर होता है आउटपुट करना। राइट का मतलब होता है इनपुट करना और रीड का मतलब होता है आउटपुट करना। तो यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जब हमें परफॉर्म करने हैं तब हम इस लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे। सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक, इट इज़ यूज्ड टू debug एंड ट्रेस द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशन। हमारे जो भी एप्लीकेशंस को जब एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो उन्हें डिबग करना और उनके एग्जीक्यूशन को लाइन टू लाइन ट्रेस भी करते जाना। डिबग करने से हमें ये पता चलता है कि हमने अगर कोड लिखते समय कोई मिस्टेकन की है, तो जब हम इस विंडोज़ एप्लीकेशंस का एग्जीक्यूशन करते हैं तो यहाँ पर डिबग कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर डिबग का मतलब होता है कि सिंटैक्स की चेकिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कोई एक्सेप्शन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम डॉट नेट, सिस्टम डॉट नेट डॉट सॉकेट। These are used to communicate over the internet when creating peer-to-peer application। अगर हम वेब सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं तब हम इस क्लासेस का क्लास लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म और सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट डिज़ाइन। तो दिस नेम स्पेसेस आर यूज टू क्रिएट द विंडो बेस्ड एप्लीकेशन एंड यूजिंग विंडोज़ यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट। अगर हमें विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हम जब क्रिएट कर रहे हैं तब हम इस क्लास लाइब्रेरीज फाइल्स का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है आपका वेब से रिलेटेड, वेब सर्विसेज से रिलेटेड। तो सिस्टम डॉट वेब, ये इतनी सारी फाइल्स हैं, क्लासेस लाइब्रेरीज हैं हमारे पास जो हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में मदद करती है। These are used to create the ASP.NET web application that run over the web। वेब एप्लीकेशन अगर हमें क्रिएट करना है तो इस क्लास लाइब्रेरीज का हम यूज़ करेंगे। हमारे और भी लिस्ट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज हैं, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम इतनी ही क्लासेस लाइब्रेरीज के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को हमारे और भी जो क्लास लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में बताऊंगी और उसके बाद फिर हम अपना जो लैंग्वेज पोर्शन के साथ .NET APIs को देखेंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये सब आप लोगों को इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी भी लैंग्वेज के साथ डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे तो हमें डॉटनेट फ्रेमवर्क की जो बेसिक लाइब्रेरीज फाइल्स हैं, जो उनका बेसिक कंपोनेंट है, उसके बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम उसे अच्छे तरीके से किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकें। तो जब हम डॉटनेट फ्रेमवर्क के बेसिक के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, तब हम इसे विजुअल बेसिक लैंग्वेज के साथ डॉटनेट फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है या डॉटनेट फ्रेमवर्क को हम उसके साथ किस तरीके से यूज़ करेंगे कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।